वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने डॉट लिख दिया था, इस वजह से यहाँ इसमें क्रॉस करके वेक्टर लिखे हैं। चलें, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, या आप स्केलर प्रोडक्ट भी उसे बोल सकते हो। इट मीन्स हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास ऐसा प्रोडक्ट जिसके जो आप टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो उसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। लेकिन ये सेकंड टाइप है। ये कौन सी टाइप है? जिसमें आप जब टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो या उनका प्रोडक्ट लेते हो तो उसका जो आंसर आता है वो गेन एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि एक वेक्टर दोबारा हमें मिलता है तो इस वजह से हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड एज। मीन्स आप नोटेशन इसके लिए क्या यूज करोगे? क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, इन टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमें एक वेक्टर मिलेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? क्रॉस का साइन यूज कर रहे हैं। इज डिफाइंड बाय, इस फॉर्मूले के जरिए आप इसे फाइंड करोगे। मीन्स जब इन टू वेक्टर्स ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिखोगे? इस फॉर्म में। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो एन है ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप जब किसी वेक्टर को लिखते हो तो आप उसके लिए ये नोटेशन यूज करते हो। मीन्स अगर आपके पास एक वेक्टर ए है तो आप उससे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस साइन के जरिए। अब यहाँ पे आपके पास ये ए मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है इस वेक्टर की, और ये जो ए कैप के साथ लिखा है ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपने इन टू वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आ रहा है, अब यहाँ पे तो ये तीनों आपके पास ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, बी भी होगा, साइन थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये किसको शो कर रही है? आपके पास ये जो वेक्टर है, मीन्स ये तीनों टर्म्स मिलकर मैग्नीट्यूड बनाती हैं इसके जो आंसर आता है उसके। ठीक है, और ये आपके पास उसकी डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है, आगे मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स इसका रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे by using right hand rule. The direction of n cap is determined by right hand rule. Join the tails of a and b. आपने a और b की टेल को ज्वाइन करना है। Then stretch the fingers of your right hand along the direction of first vector a. ठीक है, आपने जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं उसको किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में। देन कर्ल दैम टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर बी। तो आप उसकी कर्ल किस तरफ करेंगे? सेकंड वेक्टर की तरफ, थ्रू एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। मीन्स ए और बी के दरमियान जितना एंगल है गिवन है आपको, या जितना आपको चाहिए उतना लेके आपने उससे क्या करना है? कर्व करना है, अपनी कर्ल करना है अपनी फिंगर्स को। तो अब आगे क्या है आपके पास? देन थंब आपका जो राइट हैंड का होगा वो किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक की पॉइंट है ए क्रॉस बी। मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा इज डिफाइन ओनली वन ए एंड बी आर थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। अब आगे मैंने ग्राफिकली भी इसको शो कर दिया। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो, मींस ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हो, तो इट मींस हमने इनकी ऐसी टेल को, जैसे पीछे आपके पास पूरा प्रोसीजर डेवलप करके ये लिख के बताया गया है, वैसे ही हमने इसे ज्वाइन किया। तो अब इसके अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपके पास इसकी डायरेक्शन किस अपवर्ड आ रही है, ठीक है। ये किस प्रोडक्ट को शो कर रहा है? ए क्रॉस बी को शो कर रहा है। मींस आपने वेक्टर्स को किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया है? अगर इस डायरेक्शन को देखा जाए तो ये किसको शो कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अपवर्ड होती है। लेकिन जब आप इन्हीं टू वेक्टर्स को क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपके पास इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। मींस अब यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी नहीं लेंगे, आप बी क्रॉस ए लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने किस डायरेक्शन में लिया है? हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, यानी इसके प्रोडक्ट जो रिजल्ट आंसर आ रहा है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। आई होप कि इन दोनों से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। नेक्स्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि वेक्टर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। मींस आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट डिफरेंट आता है बी क्रॉस ए से। नेक्स्ट आपके पास है कि जब आपके पास
टू वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें एंगल जब आपके पास 0 डिग्री आए, या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हो कि जब टू वेक्टर्स पैरेलल हों, ठीक है, क्योंकि पैरेलल केस में आपके पास एंगल क्या बनता है 0 डिग्री, तो उस केस में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास है जब आपके पास वेक्टर्स क्या हो परपेंडिकुलर हो तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो उसका आंसर आपके पास किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जब आपके पास टू वेक्टर्स एंटी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस केस में आपके पास एंगल क्या बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की केस में आपके पास साइन 180 0 होता है, तो इस वजह से इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होगा 0 होगा। अब यूनिट वेक्टर्स के लिए हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट शो किया है, ठीक है, तो सिंपल हम इससे देख कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाएं मींस आई क्रॉस जे जब हम फाइंड करते हैं तो इसका रिजल्ट ये जे क्रॉस के या के क्रॉस आई जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इन आंसर्स को देख के ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, थर्ड यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो चूंकि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उस केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इस वजह से जब हम इनकी डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं मींस यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया था तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए आपके पास आंसर क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल यूनिट वेक्टर्स के लिए आपके पास क्या है, इनका आंसर 0 आता है। ये आपने इधर की पॉइंट्स में भी डिस्कस किया है कि जब आपके पास वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है 0 होता है, तो ये आपके पास इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, मींस आप क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब इसके लिए हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ आपके पास एक वेक्टर ए हो, ठीक है, एंड वेक्टर बी, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, आप क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का किस तरह फाइंड करते हो इसके जरिए, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप इसे ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले लिखें, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिख दिया। अब ये जो वेक्टर्स आपके पास गिवन है सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है आई जे एंड के, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट यानी वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को लिखना है, तो यहाँ पे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या हैं A1 A2 A3। नेक्स्ट आपके पास वेक्टर बी के कंपोनेंट लिखने हैं, तो B1 B2 B3। अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो फर्स्ट रो के जरिए, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। या आप ये भी कह सकते हो कि इस मेथड से यानी इस तरह मैट्रिक्स बना के उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसको शो करता है, वो आपके पास ए क्रॉस बी की यानी इसके आंसर को शो करता है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट आपके पास 3 वेक्टर्स आप लेते हो, एक है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और अल्फा आपके पास क्या है यहाँ पे स्केलर है। अब अगेन आपके पास वही है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आपके पास किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, मीन्स आपके पास इनके कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता, तो यहाँ पे इसने बता भी दिया कि कम्यूटेटिव यानी टू वेक्टर्स की जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उस केस में आपके पास ये कैसे एक दूसरे के इक्वल आते हैं, यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होते हैं, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ स्केलर लो तो उससे वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करो या वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके वेक्टर्स का फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इन तीनों केस में आपके पास जो रिजल्ट होता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट आपके पास इससे शो हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करता है, वो रिड्यूशन। नेक्स्ट आपके पास ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। नेक्स्ट ये आपके पास उसमें आ जाते हैं जैसे आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ये शो कर रहा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वीडियो का उसमें डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये है कि आप जब किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर ही आता है। नेक्स्ट है आपके पास सो बाय गिवन प्रॉपर्टीज इट इज़ क्लियर दैट कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता। आई होप कि ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।